प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ तो वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। अब नवाज़ शरीफ वतन वापसी के लिए तैयार भी हैं। आज उन्होंने सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात में बताया कि आज यहाँ दफ्तर में मेरा आखिरी दिन है, फिर मैं रवाना हो जाऊँगा। नवाज़ शरीफ लंदन से कहाँ रवाना हो रहे हैं ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इत्तलात हैं कि वो पाकिस्तान आने से पहले खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे और वहीं चंद रोज़ क़याम करेंगे और उसके बाद फिर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज़ शरीफ के आने से पहले उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी पाकिस्तान पहुंच गई है और इसे लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया है, क्योंकि आज से 4 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट ने ही नवाज़ शरीफ को 4 हफ्तों के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पर लंदन जाकर इलाज करवाने की इजाज़त दी थी। जैसे यहाँ रोज़ाना प्लेटलेट्स की ऊंच नीच का पता चलता था, वैसे ही शुरू में हर महीने बाद बरतानवी डॉक्टर की एक रिपोर्ट यहाँ अदालत में जमा करवाई जाती थी, जिसमें बताया जाता था कि नवाज़ शरीफ का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन रिपोर्ट्स को बताने का सिलसिला भी रुक गया। अब इलेक्शन करीब आने पर जब नवाज़ शरीफ की वापसी का ऐलान हुआ है तो मेडिकल रिपोर्ट का किस्सा एक बार फिर से छिड़ गया है। बरतानिया के अस्पताल से रिपोर्ट आई है कि नवाज़ शरीफ को एंजाइना यानी दिल के आर्जे की शिकायत है, जिसकी वजह से उन्हें कोविड में पाकिस्तान जाने से रोका गया था। उन्हें शुगर और दूसरी बीमारियों की वजह से लंदन में मुसलसल फॉलोअप चेकअप की ज़रूरत है। मुझे याद है जब वो गए थे तो उनकी वहाँ पर बाद में कॉफ़ी पीते हुए होटल्स में खाने मैच एंजॉय करने की बहुत सी तस्वीर जब आती थी तो सोशल मीडिया पर उनकी बीमारी को लेकर एक बहुत ही बहस छिड़ जाती थी। सवाल ये है कि हालिया मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नवाज़ शरीफ को अदालत से कोई रिलीफ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि आते ही वो कानूनी तौर पर गिरफ़्तार हो सकते हैं। जब नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, कहा जा रहा है कि ये भी अभी हो सकता है कि अचानक उनका इरादा बदल जाए। इस हवाले से चमगोइयाँ उरूज पर हैं। मगर नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की डेट देने वाले उनके भाई और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से कन्फर्म किया है कि 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ की जो वापसी है ये किसी भी शक व शुबे से बालातर है, यानी नवाज़ शरीफ तो आ रहे हैं। आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब शहबाज शरीफ को एक सहाफ़ी ने गैलिप सर्वे का हवाला दिया कि आपका सियासी हरीफ इमरान खान आज भी मकबूलियत में सबसे आगे है, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर आज इमरान खान फेवरेट है तो 2018 में नवाज शरीफ फेवरेट थे। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। 2018 के इलेक्शन में सर्वे में कौन सबसे आगे था? नवाज शरीफ, PMLN। और किस तरह उस इलेक्शन को छीना गया। आप कह रही हैं कि सर्वे में इमरान खान पॉपुलर है। मैं आपकी बात को कि ना नफी करता हूँ ना उसकी तस्दीक करता हूँ। मैं ये कहता हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए और जिसको अवाम वोट दें 100 बिस्मिल्लाह। बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ साहब ने यह तासुर दिया कि वो अपने इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं और ना ही नवाज़ शरीफ को इस बात का कोई खौफ है। तो यहाँ सवाल उठता है कि मुस्लिम लीग नून के तो कई लीडर्स हैं जो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के मैदान में देखना ही नहीं चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ सहाफ़ियों के सामने PDM हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी भी उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि कम वक्त था, जितना हो सका हमने मुल्क की खिदमत की। एक सवाल उनसे 2-3 बार पूछा गया कि मरियम नवाज़ या मुस्लिम लीग नून के दूसरे लीडर्स आपकी जो 16 महीनों की कारकर्दगी है इसको ऑन क्यों नहीं करते, तो शहबाज शरीफ हर बार इसका जवाब देने की बजाय इसको वेल लेफ्ट कर गए। क्या कहा उन्होंने, देखिए। आप मुझे जितना मर्जी उकसा लें, मैं आपके नहीं आऊँगा। आई विल नॉट फॉलो योर ट्रैप। ये पंजाब स्पीड, शहबाज स्पीड दरअसल नवाज स्पीड है। लेकिन अब मसला यहाँ ये है कि शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सवालों के जवाब को टाल सकते हैं, लेकिन जब इलेक्शन के मैदान में उन्हें जाना है तो वोटर्स के जो सवालात हैं उनको कैसे टालेंगे, उनको कैसे कायल करेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले इंतखाबी दौरे के दौरान शहबाज शरीफ की एक फुटेज वायरल हुई जिसमें देखा गया कि लोगों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोका, घेरे रखा, सख्त अल्फाजों का उन्होंने इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून का मानना है कि जो नाराज़ लोग हैं वो अपने हल्के के मसाइल बताना चाह रहे थे, जिसको मुस्लिम लीग नून जो है वो जल्द एड्रेस करेगी। लेकिन सियासी मुखालिफिन और बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो 16 महीने की कारकर्दगी है उस पर लोग बहुत नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून सिर्फ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी से नाराज़ लोगों को राज़ी कर पाएगी? क्या लोग तभी राज़ी होंगे जब नवाज़ शरीफ जो है वो वापस आएंगे? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, लोगों का गम और गुस्सा देखा हम लोगों ने, लोगों की शिकायत देखी। जब शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को रोका गया तो क्या सिर्फ इंतज़ार ये है आप लोगों को कि लोगों का जो गम है, गुस्सा है, जो उन्होंने तकलीफ़ 16 महीनों में देखी हैं, ये नवाज़ शरीफ के आते ही बिल्कुल एकदम दूर हो जाएंगी? ऐसे हो लगेगा लोग सब कुछ भूल जाएंगे कि 16 महीनों में उनको कोई तकलीफ़ हुई नहीं थी,
कुछ हुआ ही नहीं था, ना महंगाई थी, सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी में ही इतना असर है कि लोग सब कुछ भूल जाएंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अगर आप उस वाकये को इशारतन उसके बारे में अगर बात करें तो वो चंद लोग थे जिन्होंने वो शरारत की, लेकिन हजारों लोग रैलीज में आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो हमारा वर्कर है वो मुतहरिक है। शरारत की या करवाई गई? हो रही है। देखिए, कराई भी जा सकती है, ये तो अब उसकी तहकीक होगा तो पता लगेगा। लेकिन देखिए, ये इस चीज को आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि अवाम ओवरऑल ऐसा कोई रिस्पॉन्स है। हमारा जो 100 एक्टिविटीज दिन की हो रही हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, वर्कर मुतहरिक है, इंथुजियास्टिक है, जबरदस्त तैयारियों में लगे हुए हैं मियां साहब के वेलकम के लिए। जहां तक 16 महीने के अंदर जो मुश्किलात पैदा हुई हैं, देखिए उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक जो माशी पस्ती में जो हुकूमत पिछली पीटीआई छोड़ के गई, हम लोगों ने तो सिर्फ आईएमएफ के मुआहदे को बहाल किया, और 16 माह का पीरियड इतना लंबा पीरियड नहीं होता कि हुकूमत पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे। तो लोगों की नाराजगी को तो एटलीस्ट जायज कहें ना आप लोग। नहीं, इसमें तो हम तस्लीम करते हैं कि महंगाई बदतरीन सतह पे है, लोग माशी मुश्किलात का सामने में हैं, लेकिन हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन जो है वो है जो खान साहब जिसकी बात करते रहे? कतई तौर पे नहीं। उनको टाइम मिला, वो मैनेज नहीं कर सके। हमें जो टाइम मिला 13 से 18 में, हमने एक दहशतगर्दी से भरा हुआ मुल्क जिसमें 2500 धमाके होते थे, जहां बहुत लोड शेडिंग थी, गैस की लोड शेडिंग थी, हमने सब कुछ टर्न अराउंड किया, टैक्स कलेक्शन दुगनी की, और अभी इन 16 महीनों में भी हमने आईएमएफ के मुआहदे को बहाल किया, मुल्क की मईशत की सिमत दुरुस्तगी की तरफ डाल के गए। बिल्कुल मुश्किल हालात हुए, दुनिया में भी कमोडिटी सुपर साइकिल था, उसकी कई वजूहात हैं जो हम इलेक्शन कैंपेन में लोगों को बताएंगे भी और समझाएंगे भी। लेकिन आगे जाते हुए अपनी पार्टी के लोग, जिसमें मरियम नवाज साहिबा सर फहरिस्त हैं, वो तो 16 महीनों की कारकर्दगी को उन्होंने तो कभी ऑन ही नहीं किया था। उन्होंने कहा था ये गन का टोकरा हमें उठाने की जरूरत नहीं थी, वो तो शुरू में कहती थी और बारहा उन्होंने ये बात की। तो आपकी पार्टी के लोगों ने ही उस हुकूमत की कारकर्दगी को ऑन नहीं किया, तो अवाम कैसे करें? देखें, अगर जो है 2000 जब हमने ये नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुकूमत ली, तो मईशत का मंजर ऐसे था कि जैसे किसी गाड़ी का हादसा हो जाए और मुसाफिर जख्मी। तो उस वक्त हम उन मुसाफिरों को क्या मरने के लिए छोड़ देते? हमने उस मईशत को सोचा कि हम इसको मरियम नवाज साहिबा तो यही चाहती थी शायद। नहीं, देखें, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन हमने ये सारी जो जमातें, जो कोalition बनी, उसका ये ख्याल था कि हमें मईशत को इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए तबाही की तरफ, हमें इसको बेहतरी की सिमत पे लेके जाना चाहिए, और वही कुछ हमने किया। और आगे हमारे पास प्लान है, इस मईशत को ठीक करने का प्लान है। 5 साल की हुकूमत अगर हमें मिलती है तो हम 5 सालों के अंदर, बल्कि पहले 2-3 सालों के अंदर बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो टैक्स सेक्टर की हो, प्राइवेटाइजेशन की मद में हो, पावर सेक्टर की हो, सब्सिडीज के मामले हो, या फिर पेंशन्स के मामले हो, और दीगर सूबाई मामलात में एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी सेक्टर के जो है वो मामलात हो। तो हमारी पूरी तैयारी है, एक माशी प्लान के साथ हम आएंगे और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। महंगाई को हमने कम करना है, हमें अपनी मीन्स के अंदर रहना है। आप लोगों ने तैयारी कर रखी है कि लोगों को कायल कैसे करना है, कानून को कैसे कायल करना है। आप लोगों ने नवाज शरीफ की वापसी को लेकर मेडिकल रिपोर्ट तो आप लोगों ने जमा करा दी है नवाज शरीफ साहब की, क्या वो काफ़ी है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए अल अज़ीज़िया केस में, जिसमें उनको मफरूर करार दिया जा चुका है? जो वो इश्तिहारी हैं, वो इलाज के लिए गए थे, बाद में वापस नहीं आए 4 साल तक, तो गिरफ्तारी तो उनकी ड्यू है कानून के मुताबिक। देखें, तो इसमें हमने कभी भी कानून से मुंह नहीं मोड़ा। हमारी ये ट्रेनिंग नहीं है कि अगर आपको अरेस्ट वारंट आए तो हम जो है अपने वर्कर्स को लड़ाई के लिए आगे कर दें और पेट्रोल बम पुलिस पे फेंके। हमने तो मियां नवाज शरीफ की तारीख ये बताती है कि उन्होंने तो बिस्तरे मर्द पे अपनी बेगम को छोड़ के अपनी गिरफ्तारी दी, अपनी बेटी की गिरफ्तारी दी। तो अभी भी हम कानून के सामने पेश होंगे। जिस जुडिशरी ने हमें इजाजत दी मियां साहब को कि वो अपने इलाज के लिए बाहर जाएं, उसी जुडिशरी के सामने वो सरेंडर होंगे, और जो अहकामात होंगे कानूनी तौर पे, जो तर्ज होगा, जो तरीका होगा, उसको हम पूरा करेंगे। एयरपोर्ट पे जहाज के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। अभी भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है, उधर मीनारे पाकिस्तान में जलसे की तैयारियां होंगी, लोग उधर जमा होंगे, अगर इधर कुछ ऐसी दोबारा कार्रवाई हो जाती है तो क्या होगा?
ये तो रंग में भंग डालने वाली बात हो जाएगी। नहीं, मैं समझता हूं कि इस चीज को हमारी लीगल टीम देख रही है, वो उसी कोर्ट से राब्ते में है, वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे और अगर कोर्ट ने इजाजत दी तो वो जरूर मीनार पाकिस्तान आएंगे और हम अपनी इस चीज का एफिडेविट देंगे कि मियां साहब खुद जुडिशरी के आगे पेश होंगे और कानूनी कार्रवाई को अच्छा, मीनार पाकिस्तान वो कोर्ट की इजाजत के बगैर नहीं जाएंगे, कोर्ट से इजाजत लेना लाजमी है। देखिए, कानूनी तर्ज को मुकम्मल किया जाएगा, किसी जो है बिल्कुल हम अपने आप को खुद सरेंडर करेंगे और कानूनी टीम इसको देख रही है, तो ये कतई तौर पे ऐसा काम नहीं होगा कि कानून तोड़ के हम कुछ करेंगे, जो इजाजत मिली उसके मुताबिक ही होगा इंशाल्लाह। तो तबीयत रिपोर्ट को देखें तो लगता है कि अभी मुकम्मल नवाज शरीफ साहब ठीक नहीं हैं, लेकिन वो तो आ रहे हैं कैंपेन करने के लिए, शहर शहर जाने के लिए, तो कैसे इस रिपोर्ट के साथ वो ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन कर सकते हैं, इतने रश में जा सकते हैं, कैसे करेंगे फिर वो? देखिए, मियां साहब 72-73 इयर्स के हैं, उनको दिल का मर्ज रहा है भी, और इसी तरह शुगर के भी वो पेशेंट हैं और भी दीगर मामलात हैं। अगर उनका इलाज प्रॉपर होता रहे तो वो अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन अगर इस इलाज के अंदर जो है कोई ताखीर आए या कोई रुकावट आए या टाइम टेबल को ना फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली फिर जो तबीयत है वो खराब हो सकती है। तो ये तो आपके इलाज पे डिपेंडेंट होता है कि अगर केयर और इलाज अच्छा चलता रहे तो फिर आप अपनी सेहत को बरकरार रखते हैं, और अगर वो उसमें कोई रुकावट आए तो सेहत खराब हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि उनका जो इलाज है वो जारी रहे। अच्छा, ये ऐप इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत है कि ऐप के जरिए आप लोग चेक करेंगे कि लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? फिर कुछ आप लोगों के वो सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी, कोई मीटिंग्स चल रही थी जिसमें लोगों को कहा जा रहा था कि मोटरसाइकिल्स देंगे, आप जलसे में आए, तो क्या ये लालच दिए बगैर नहीं लोग आते हैं जलसों में? क्या मियां साहब के लिए इतना प्यार नहीं है लोगों का? नहीं, देखिए, वो जो मोटरसाइकिल वाली बात है वो तो हजारों में बल्कि लाखों में एक आधे आदमी ने अगर ये बात की तो वो पार्टी पॉलिसी तो ऐसी नहीं है, ना कोई पार्टी लेवल पे ये काम हो रहा है। जिनको पार्टी लेवल पर, जिन लोगों को जिले लेवल पर टारगेट दिए जाएंगे, जिले सतह पर कि आप लोगों ने इतने बंदे लेके आने हैं, सिंध से आपकी इतनी जिम्मेदारी है, लाहौर से आपकी इतनी जिम्मेदारी है, गुजरांवाला, तो जाहिर है अपने ताई तो लोगों को लालच तो देना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, देखिए, टारगेट्स पार्टी में दिए जाते हैं, पार्टी में हर पीपी में हर जिले ने अपने जो है कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, तो ये तो एक ऑर्गेनाइजेशनल मैटर है और हर जमात करती है। हर जमात की एक्सपेक्टेशन होती है कि फैसलाबाद से, गुजरांवाला से, चकवाल से कितने लोग आने चाहिए हैं, कैसे होना चाहिए है। तो अगर पार्टी अपने आप को जरा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही है और उसमें टेक्नोलॉजी को अपना रही है, अब उससे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि पार्टी के वीक एरियाज कौन से हैं, फिर वहां ज्यादा मेहनत कर ली जाएगी। तो मैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं समझता। टेक्नोलॉजी का जो इंडक्शन है पार्टीज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आगे आने वाले वक्तों में यही कुछ होगा और इससे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, कौन वीक कैंडिडेट्स हैं, कौन से इलाके जो है वहां कमी पेशी है तो वहां ज्यादा मेहनत हो जाएगी। तो इससे बहुत कुछ जो है मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम लेते हैं, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बिलाखिर 4 महीनों के बाद इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होने में कामयाब हो गई है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को भी मान लिया है, जिसके बाद जहांगीर तरीन इस पार्टी के चेयरमैन और अब्दुल अलीम खान सदर होंगे। IPP को उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक जो इंतखाबी निशान है वो भी अलॉट पार्टी को हो जाएगा। यहाँ तक तो सब ठीक है, मगर अब आगे होगा क्या? इलेक्शन कमीशन की तरफ से जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने की जो बात की गई है, लगभग 4 महीने बाकी रह गए हैं। क्या इतने कम अरसे में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी मैदान में अपने आप को मनवा पाएगी? किस तरह के चैलेंजेस का इनको सामना करना पड़ सकता है? देखा जाए तो इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास वक्त कम है, चैलेंजेस बड़े हैं। PTI के होते हुए IPP को पहले ही अपनी स्पेस को बनाने में, क्रिएट करने में मुश्किलात का तो सामना है। ऐसे में 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी के बाद क्या IPP के लिए स्पेस कम होती नज़र आ रही है? सवाल ये है कि PTI का वोट बैंक तोड़े बगैर
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा और पीटीआई का वोट बैंक कैसे टूटेगा? क्या तहरीक इंसाफ के जो लोग छोड़कर जा रहे हैं और जो बयानियां अब 9 मई के वाक़यात को लेकर अपना रहे हैं, क्या इससे तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है ये टूटेगा? इसी तरह पंजाब के महाज पर जब मुकाबले पर मुस्लिम लीग नून जैसी तजुर्बाकार सियासी जमात होगी तो आईपीपी लोगों को कैसे कायल करेगी? सवाल ये भी है कि पीटीआई की गैर मौजूदगी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में नून लीग को टफ टाइम क्या दे सकेगी? इस हवाले से इस जमात की क्या तैयारी है? जब से ये पार्टी बनी है ये तासुर तो आम है कि इस पार्टी में लीडर्स तो पूरे हो सकते हैं लेकिन पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इस हवाले से ये भी बताया जाता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 13 अक्टूबर को झंग में अपना पहला पावर शो प्लान किया है। सवाल यह है कि अपने पहले पावर शो से सियासी हलकों को मुतासिर करने के लिए आईपीपी ने क्या हिकमत अमली तैयार की है? सवाल ये भी है कि कोई भी नई जमात कोशिश करती है कि वो पाकिस्तान की सियासत के गढ़ लाहौर में जलसा करे और ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट भी बड़ा होता है, अच्छा होता है। तो लाहौर को छोड़कर जंग का इंतखाब क्यों किया इस पार्टी ने? क्या टारगेट है इनका अगले इलेक्शन में? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं ओन चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ओन चौधरी साहब आपका। ओन चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि जो तहरीक इंसाफ का जो एक वोट बैंक है, अब रिसेंटली जो कुछ अर्सा पहले तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, जो तहरीक इंसाफ के लोग छोड़कर जा रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक नया बयानिया सामने आता था जो हम लोगों के लिए भी, सबके लिए एक शॉकिंग एक होता था कि इतनी क़ुर्बत रखने वाले इमरान खान के साथ कैसे एकदम पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। अब 2 रोज़ पहले जो उस्मान डार ने एक प्रोग्राम में जो सारी बातें बताई हैं, जो 9 मई के वाक़े को लेकर जो एक बयानिया बनाया है और जो सारा प्लान बताया उन्होंने कि किस तरीके से सब चीज़ों को इसको प्लान किया गया और किसकी ज़िम्मेदारी थी, इमरान खान को कसूरवार सारा ठहराया गया। आपको लगता है कि कोई शख्स अगर 5 महीनों के बाद गायब होने के बाद एकदम आकर इस तरह का बयानिया अपनाता है तो लोग उसको मानेंगे? पीटीआई के वोट बैंक पे कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी बातें जो हाईलाइट की हैं। पहले तो मैं ये बताता चाहूँगी कि जो उस्मान डार ने कल इंटरव्यू किया है और जो भी अपने इंकशाफात किए हैं, देखें मैंने उनके साथ काम किया हुआ है और बड़ा हार्ड वर्किंग वर्कर उस्मान डार है और मैंने देखा है कल के वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे और देखिए होना भी चाहिए क्योंकि ये हम लोग जो हैं, हमने जिस अज़म के साथ और जिस पैशन के साथ जिस पीटीआई में काम किया था और जिस जुनून के साथ पाकिस्तान के लिए काम किया था और जब उसकी जो उनके मकासद एंड में नज़र आए रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, और उससे बहुत तकलीफ़ हुई। और जो ख़ास तौर पर जो शायद 9 मई को हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा और उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। उसको तो बिल्कुल जितनी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन जो बयानिया एकदम ये लोग अपना रहे हैं, 9 मई से एक दिन पहले तक भी इमरान खान के गुन गाते ये लोग थक नहीं रहे थे, इमरान खान के कसीदे पढ़ते ये लोग थक नहीं रहे थे, और अचानक ये लोग जब गायब होते हैं, सामने आ रहे हैं और इमरान खान भी बुरा बन जाता है, सारी जिम्मेदारी भी इमरान खान की हो जाती है, ये लोग बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह अपने आप को निकाल रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि ये सब रियल है, किसी दबाव का नतीजा है? क्या आपको लगता है ये इतना आसान है ये सब कुछ? नहीं, ये शायद ये किसी दबाव का नतीजा नहीं है, लेकिन ये है कि शायद इन्होंने अपना किबला दुरुस्त कर लिया है। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि उससे पहले इनके जो ट्वीट्स थे और जो इनके बयानात थे और पार्टी के लिए और डटे रहो और खड़े रहो, शायद अपनी गलती, इन्होंने इंसान हैं, गलती कर सकते हैं, हम सब करते हैं गलतियाँ, और इनको पता नहीं था, शायद आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान को कितने बड़े नुकसान से गुजरना पड़ेगा इनकी इस जो है ना ऐसी इक़दाम से और ऐसी जो इनके बयानात से।
ये एक्सट्रीमिज़म इसको मैं कहूँगा कि जिस तरह के एक्सट्रीम किस्म के इन्होंने जो इंतशार की सियासत की तरफ चल पड़े थे, शायद उन्हें एहसास हो गया। और पकड़े जाने के बाद ही एहसास होता है सबको, उससे पहले किसी को एहसास नहीं हुआ। जो पकड़ा गया उसको ही बाद में एहसास हुआ। हाँ, और मेरे ख्याल से जो नहीं भी पकड़े गए उनको भी एहसास हो जाना चाहिए। और पाकिस्तान में हमने रहना है, पाकिस्तान है तो हम हैं। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क, और पहले पाकिस्तान है बाद में सियासत है। काश ये सब ये अगर सोच लेते और इनके लीडर भी ये सोच लेते कि अपनी ज़ात को पीछे रख कर अगर वो पाकिस्तान का सोचते तो आज शायद वो भी इस मुश्किल में ना होते। तो इन बातों से पीटीआई के वोटर को तोड़ना आपके नज़दीक क्या इतना आसान होगा जिससे आप समझ सकें कि जो बातें उस्मान डार ने की या और छोड़ने वाले पीटीआई के लोगों ने की, क्या पीटीआई का वोटर टूटेगा और उस वोट के टूटने से आप लोगों को स्पेस मिलेगी? देखें शाजिया, जो पीटीआई का वोटर है मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा वोटर भी है, समझदार वोटर है, और उनको भी पता है कि उन्होंने जिस लीडर को फॉलो किया और उसकी वजह से पाकिस्तान किन हालात से दो चार है। मेरे ख्याल से मैं बड़े इस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ आपको, हमारे मुल्क का जो वोटर है पहले वो पाकिस्तानी है, बाद में वो वोटर है। पहले उन्होंने पाकिस्तान का सोचना है। हम पार्टी बाद में बनते हैं, पहले हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान में इस इंतशार की सियासत से निकलें, स्टेबिलिटी लाएं, अपने मुल्क के माशी, अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी को स्टेबल करें, अपने मुल्क के हालात को ठीक करें, नफ़रत की सियासत को ख़त्म करें, पाकिस्तान का सोचें। और अगर वो इंशाल्लाह ये वोटर समझदार है, ये वोटर सोचेगा कि किस पार्टी ने मुल्क को क्या नुकसान पहुंचाया है, और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के जो बेहतर फैसले करने वाली पार्टी है उसको वोट देगा। मैं नहीं कहता कि इस्तेकाम में लेकिन तहरीक इंसाफ अभी भी इतनी कॉन्फिडेंट है, कोशिश करेंगे। इतने जो तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा हैं वो भी इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी आम मेरे ख्याल से तो किसी आम आदमी को भी खड़ा करके इमरान खान उसको टिकट दे देगा, वो जीत जाएगा। जी मैं अर्ज़ करूं, आई थिंक ये वो बहुत चंद से लोग रह गए हैं, और मैं बड़ा बखूबी जानता हूं इनको, इनका इन एंड आउट जानता हूं। ये जो अभी जो कहते हैं ना बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और ये वही जो शॉर्टकट लेने वाले लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़े जेन्युइन पीटीआई सपोर्टर्स हैं। ये अपने मफाद के लिए खड़े हैं। जिस दिन इनको मफाद नज़र आए ये भी जंप मार के दूसरी गाड़ी में बैठ जाएंगे। आप देखते जाइएगा, अभी आगे आगे आपके सामने आएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत चंद से लोग हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है इन्होंने और इनके बयानिए ने। जो आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कहीं आपको क्या ये समझे कहीं नज़र नहीं आएगी? बिल्कुल मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान का वोटर इस चीज़ को समझेगा, और बिल्कुल ऐसी किसी जमात को आगे नहीं आना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो, पाकिस्तान जिसकी वजह से डिस्टेबल हो, और पाकिस्तान की अंदर जो कि इंतशार की सियासत फैलाए। मैं नहीं समझता कि उस पार्टी को आगे आना चाहिए और उसका कोई मुस्तकबिल होना चाहिए। और आप देखेंगे कि कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर उस पार्टी ने इंतशार की सियासत करनी है तो वो मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की सियासत करेंगे। सही। अब ज़रा IPP की तरफ आते हैं। आप लोगों ने अपना पहला पावर शो करना है। सियासी जमातों की कोशिश होती है कि उस जगह पर पहला जलसा किया जाए जहां पर उन्हें पता हो कि यहाँ पर हमारी सपोर्ट ज़्यादा है, यहाँ पर लोग ज़्यादा आएंगे। जैसे तहरीक इंसाफ का 2011 का जलसा आपको भी याद होगा, मीनार पाकिस्तान का, जहाँ से ये जमात उभर कर सामने आई थी एक मजबूत सियासी जमात के तौर पर। लाहौर का इंतखाब क्यों नहीं किया आप लोगों ने? देखें पावर शो आपने कह दिया। हमारा ये हमने एक वर्कर कन्वेंशन स्टार्ट किए थे, और लेकिन ठीक है पावर शो है तो इंशाल्लाह ये सारी ज़िंदगी यही काम किया है। पीटीआई में भी यही किया था, घबराया नहीं कभी, और चैलेंजेस लिए हैं। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आप देखेंगे एक अच्छा पावर शो होगा हमारा। और लाहौर हो, फैसलाबाद हो, कोई भी शहर हो, जंग है हमारे वहाँ पे। शेख याकूब साहब हैं हमारे इलेक्टेबल हैं, और वो ऑर्गेनाइज़र हैं इस जलसे के। हमारी रीजनल जो है अलीम खान साहब एक बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इमरान खान के लिए 2011 में। वाई नॉट अपनी पार्टी के लिए एक बड़ा
जलसा Why लाहौर not? मीनार Yes, why not? और not? इंशाल्लाह करेंगे, और आप देखेंगे लाहौर में ही करेंगे इंशाल्लाह, और मीनार पाकिस्तान में ही करेंगे। आज आपको ये भी मैं बताऊं, हमने किए हैं, हमें जलसा करना है, सियासत करनी है तो जलसों से क्या 21 करना। अक्टूबर का देखने के बाद अवाम में जाएंगे, मियां नवाज शरीफ का देखने के बाद नहीं देखिए, वो अपनी उनकी सियासत है, उनका आना है, पाकिस्तान में आए, वो अपनी सियासत करें, हर किसी को हक है पाकिस्तान में आके सियासत करने का। मैं अपनी जमात की बात करूँगा, मैं अपनी जमात की हमने एक की हुई है, हमने एक शेड्यूल दिया हुआ है अवामी राब्ता मुहिम का, वो अनकरीब मैं आपको मीडिया पे भी दे दूँगा, और हम हर ज़िले में जाएंगे, हर ज़िले में पावर शो करेंगे इंशाल्लाह, और तहरीक इंसाफ को ज़िले सतह के ऊपर हम उठाएंगे, और इसको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। और बात यह है कि रही बात आपने कहा वर्कर्स की, हम पार्टी को चलाएंगे, पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, वर्कर भी आएंगे, वोटर भी आएंगे, सपोर्टर भी आएंगे इंशाल्लाह। और ये काम हमने पिछली जमात में भी किया था और पाकिस्तान के लिए किया था, और ये भी अभी भी करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए करेंगे, पंजाब से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको इलेक्शंस में? पंजाब से क्या रिस्पांस मिल सकता है? कोशिश करेंगे। देखें, मैं आपको बताऊं, अभी मैं बात ये करूंगा कि हमें हमारे मुल्क को स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। हमें नए चेहरे आगे आने चाहिए, प्रोफेशनल लोग आगे आएँ जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान को मुआशी सूरत हाल से निकालें, क्राइसिस से निकालें, एग्रीकल्चर में काम करें, हेल्थ रिफॉर्म्स में काम करें, और सियासत करनी है तो आवाम की खिदमत करनी है, आवाम के लिए कुछ करना है। और इंशाल्लाह आप पंजाब की बात करती हैं, मैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के सब की बात करता हूँ। सब में अपनी पार्टी की नुमाइंदगी आपको नज़र आएगी। इंशाल्लाह आप थोड़ा वक्त दें, इलेक्शन का माहौल बनेगा, हम सियासी इत्तेहाद भी किसी के साथ, ज़िले की सतह पे जाएंगे। सियासी इत्तेहाद भी हो सकता है किसी के साथ। देखें जी, सियासत देखें शायद सियासत में हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं है, और सियासत करनी है, और जिन सियासी इत्तेहाद इलेक्शन के बाद की बात है, अलायंस करना है, वो बाद की बातें हैं। पहले तो हमने अपना वोट बैंक, अपने वोटर को अट्रैक्ट करना है, अपने लोगों को और अपने कैंडिडेट्स की, उनकी कैंपेन के लिए ज़िलों में एक्टिव होना है, उनके हलकों में एक्टिव होना है। और इंशाल्लाह आपको लगता है कि 4 महीने का वक्त काफ़ी है वोटर को, सपोर्टर को बताने के लिए या उनको सेटिस्फाइड करने के लिए? बिल्कुल एक नई जमात है। जब इलेक्शन का माहौल बनता है तो हर जो वोटर होता है उसको भी समझ होती है कि मेरे लिए मैं फ्यूचर देखूं कि पाकिस्तान या आने वाला जो हमारा कैंडिडेट है वो इस हमारी कंस्टिट्यूंसी के लिए कितना कारआमद है, कितना फ़ायदेमंद है। तो अब वोटर बड़ा समझदार हो गया है। अब वोटर को समझ आए कि हुकूमत जो है वो कल को डेवलपमेंट करानी है, इनको अपने हलकों में ज़रूरत पड़ती है, और हर कोई सोचता है कि यार हमारे लिए हमारा एक अच्छा कैंडिडेट आए जो हमारे हलके में, हमारे इलाके में तरक्की याफ्ता काम करा सके, हमारे इलाके को प्रमोट कर सके और मेहनत करे और हमारे इलाके के लिए काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन की तारीख़ की गवाही कई दिहाइयाँ देती हैं। अब उन्होंने यहाँ पाकिस्तानियों से शादियाँ भी की हुई हैं, कईयों ने तो सालों पहले पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड्स भी हासिल कर लिए हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी या उनके कारोबार हैं। ऐसे में अफ़गान मुहाजिरीन को उनकी ज़मीन पर भेजने का फ़ैसला कोई छोटा फ़ैसला तो नहीं है। पाकिस्तान में 17 लाख गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों को खुद ही पाकिस्तान छोड़ने के लिए दी गई डेडलाइन में सिर्फ 25 दिन रह गए हैं। फिर 1 नवंबर से भरपूर एक्शन शुरू हो जाएगा। एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है कि जो गैर कानूनी अफ़गान 31 अक्टूबर तक वापस नहीं जाते उनकी जायदादें सरकार जब्त कर लेगी, और आइंदा अफ़गान शहरियों को बॉर्डर से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़े पर ही दी जाएगी। आर्मी चीफ ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि रियासती रिट के लिए हर हद तक जाएंगे। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान से गैर कानूनी अफ़गानी बाशिंदों का इनखला शुरू हो चुका है और 30 अफ़गान ख़ानदानों को लेकर 16 ट्रक तूरखम बॉर्डर पहुंच चुके हैं। ट्रकों में 350 ख़वातीन अफराद में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं।
जिन्हें कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद अफ़गानिस्तान जाने की इजाज़त दी जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के मुताबिक पाकिस्तान में अंदाज़न 44 लाख अफ़गान शहरी मुकीम हैं। उनमें से 14 लाख के पास रजिस्ट्रेशन है, 8 लाख के पास अफ़गान सिटीजन्स कार्ड हैं, जबकि 17 लाख गैर रजिस्ट्रार और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान रह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन की तादाद 10 लाख है, जिनमें से 7,75,000 अफ़गान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए। उनमें से 3 लाख से ज़्यादा वो अफ़गान शहरी हैं जो तालिबान हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान आए। इसी तरह बलूचिस्तान में मुकीम अफ़गान बाशिंदों की तादाद 8.5 लाख के लगभग बताई जाती है और एक अंदाजे के मुताबिक इनमें से 2.5 लाख गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है। हुकूमती हुक्काम के मुताबिक अफ़गानिस्तान में अगस्त 2021 में अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से तकरीबन 6 लाख से 8 लाख अफ़गान शहरी पाकिस्तान आए। उनमें से कुछ के पास दुरुस्त वीज़े थे लेकिन जो अब ख़त्म हो चुके हैं। नाजरीन, रशिया के साथ जंग हो या बरदर इस्लामी मुल्क पर अमरीकी जारियत, पाकिस्तान ने अफ़गानी बाशिंदों को हर मुमकिन इंसानी अलमियत से बचाने के लिए, भूख, अफलास, रिहाइश, खुराक और दूसरी आफात से बचाने के लिए हमेशा खुले दिल के साथ वेलकम किया। मगर ये एक अफसोसनाक बात है कि अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तखरीबकारी, स्मगलिंग समेत दीगर संगीन जराइम में मुलविस निकले हैं। सरकारी ज़रा ये कहते हैं कि चंद महीनों में पाकिस्तान में होने वाले जो 24 खुदकुश हमलावर हैं उनमें से 14 अफ़गानी थे जिन्हें TTP की पुश्तपनाही हासिल थी, जो इसी आड़ में आकर अफ़गान मुहाजिरीन की आड़ में ही आकर इन्हीं में शामिल होकर पाकिस्तान पर हमले करते थे। इसी तरह KPK के मुख्तलिफ अज़ला में होने वाले खुदकुश धमाकों में 75% खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से बताया गया। अब यही वो सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानियों और गैर मुल्कियों को यहाँ से निकालने की बात करें। मगर अफ़गान तालिबान अभी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान अफ़गान शहरियों को बेदखल करने का जो फ़ैसला है उस पर नज़रसानी करे। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कहते हैं कि जब तक अफ़गान शहरी अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान नहीं छोड़ते, पाकिस्तान को बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। अब सोचने की बात यह है कि 40 साल तो सब्र कर लिया, पाकिस्तान और कितना सब्र करे। सवाल ये भी है कि अफ़गान बाशिंदों ने जिस तरह हमारी मेहमान नवाजी का खुलकर गलत इस्तेमाल किया और कर रहे हैं, क्या गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों को अब मज़ीद रियायत मिलनी चाहिए? अगर नहीं तो पाकिस्तान को पुरअमन इनखला को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर मसूद अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, अब आप समझते हैं कि वाकई इस वक्त जो रियासत का फ़ैसला है, जो आर्मी चीफ़ ने भी कहा कि रियासती रिट के लिए हर हद तक जाएंगे, 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी मुकीम जो अफराद हैं वो यहाँ से निकल जाएं, यही वो हालात थे। अब समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब हमें ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि अफ़गान तालिबान नाराज़ होते हैं, वहाँ के लोग नाराज़ होते हैं। हमें सबसे पहले अपने मुल्क के अमन का सोचना है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया शाज़िया। बिल्कुल ये सही, चीफ ने भी इसी पे फोकस किया। देखें, पाकिस्तान की सिटीजन की उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी है दैट इज फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने ये भी कहा कि नेशन को खड़ा होना चाहिए, दे शैल स्टैंड और राइज करें एंड दे मस्ट फेस द चैलेंजेस जो अभी हम फेस कर रहे हैं। सेकेंडली देखें, ये पहले से भी इस तरह के प्लान्स बनते रहे हैं कि इनको भेजना है अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स को, और अकॉर्डिंगली प्रिपरेशंस भी हुए, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर्स उस वक्त डिफरेंट डायरेक्शन से आई, इंटरनेशनल प्रेशर भी आया, और उसके अलावा पॉलिटिकल उस वक्त के गवर्नमेंट्स में रिजॉल्व की कमी थी। प्लान्स हैं तो मुश्किल कोई नहीं है, अभी भी ये इट्स पॉसिबल, ये मुमकिन हो सकता है, क्योंकि ये इजी प्लान्स बने हुए हैं। एक प्रोविंशियल लेवल्स पे एक पहले कोऑर्डिनेशन हो चुकी हुई थी, और अभी भी ये जा सकते हैं। और हमें देखें, हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान की इंटरेस्ट में है, उनके सिक्योरिटी पाकिस्तान की डिपेंड्स कि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान है, वी आर टॉकिंग ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड अफगान, और इस उनके और ये अनडॉक्यूमेंटेड में उन वो सबसे ज्यादा हैं जो 2021 में अफगान तालिबान की हुकूमत बनने के बाद यहाँ पर आए। नहीं, उसमें जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही देखें कि जो डिफरेंट के वक्तों में डिफरेंट लोग आए, लेकिन जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया तो 6 से 7 लाख के करीब है। ये यूएनएचसीआर ने एक फिगर वर्कआउट किया है कि इज ए गेस, मतलब उन्होंने ऑल्दो दे ट्राई टू डॉक्यूमेंट उस दौरान कोशिश की थी, लेकिन ये इतना एक फिगर है जो आए हैं। देखें जी, पीछे जब तालिबान ये जो अफगान नेशनल्स नहीं जा रहे तो उस वक्त मसला ये बता रहे थे, जब गनी और करज़ई की गवर्नमेंट थी तो वहां पे हालात कंडीसिव नहीं है,
वहां पे वार है, पुल फैक्टर्स नहीं है, वहां जाके हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं है, पीस नहीं है। तो मेरे ख्याल में आजकल अफगानिस्तान में हालात बहुत अच्छे हैं, वहां पे स्टेबिलिटी भी है, पीस भी है, और इकोनॉमी पाकिस्तान से ज्यादा उनकी करेंसी मजबूत है। हमसे ज्यादा करेंसी मजबूत है, इकोनॉमी अच्छी है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मजे वो उड़ा रहे हैं। तो देयरफॉर वहां पे बहुत अच्छे इम्कानात है, और इनको हम वैसे देखें जोर और जबरदस्ती से नहीं भेज रहे हैं, एक टाइम लिमिट दी हुई है और रिस्पेक्ट के साथ, और एक प्लानिंग इसी तरह होती है कि जी इनको एक इनकी कंसंट्रेशन होगी, एक असेंबली एरिया बनेगा, वहां पे बिल्कुल वहां पे अरेंजमेंट्स होंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अरेंजमेंट्स करेंगे, वहां डॉक्टर्स भी होंगे, वहां शेल्टर भी होगा, वहां फूड के अरेंजमेंट्स भी होंगे, एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसपोर्टेशन विल बी आल्सो अरेंज, और उनको लेके बॉर्डर्स पे ले जाया जाएगा, और वहां से सब्सिक्वेंटली दे विल बी हैंडेड ओवर टू अफगान सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। तो ये एक प्लान है, कोई लेकिन अगर नहीं निकलते हैं इस डेडलाइन के मुताबिक तो सख्ती, जबरदस्ती, इसकी भी जरूरत पेश आ सकती है, और वो क्या तरीका हो सकता है, और ये इतना आसान होगा? नहीं हो तो सकता है, देखें ना कि कोई हमें तो डिक्टेट कोई नहीं करा सकता ना, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और हमने अपना रिट एस्टेब्लिश करना है, तो वो कोई मुश्किल नहीं है। और फिर ये है कि जहाँ जहाँ भी पुलिस है, SHOs हैं, लेवीज है, उनको पता है कौन मकामी है, कौन गैर मकामी है। इवन मुझे यकीन है कि हमारे जो एल्डर्स हैं, नोटेबल्स हैं, ट्राइबल एरिया में हैं, या बलोचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, दे विल कोऑपरेट विद द सिक्योरिटी अथॉरिटीज के साथ, इनको वहां से मतलब इनके जो वहां से जो फैसिलिटेट करेंगे। अफगान तालिबान क्यों, उनको लगता है कि वो क्यों पाकिस्तान को ये मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने इस फैसले पर एक दफ़ा नजरसानी करनी चाहिए? क्या हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, आपको लगता है, अगर उनके मुताबिक हम उनकी ख्वाहिश पर अमल नहीं करते? देखिए, ताल्लुकात तब खराब होते हैं अगर हम डॉक्यूमेंटेड अफगान, जिस तरह आपने जिक्र किया, 1.4 मिलियन जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है जिनके पास, और 9 लाख दूसरे जो अफगान सिटीजन कार्ड वाले हैं, वो डॉक्यूमेंटेड है और UNHCR के तहत यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, और पाकिस्तान ने उनको डॉक्यूमेंटेशन इश्यू की हुई है। लेकिन इलीगल है ना, इलीगल तो कहीं भी किसी भी मुल्क में तो एज पर इंटरनेशनल लॉ अब रह नहीं सकते हैं। हमने तो देखें भाई, एक बरादराना तौर पे अकोमोडेट किया था, और हमारा उस वक्त कंसेप्ट यही था जब शुरू में। फिर देखें शाज़े, इंपॉर्टेंट चीज ये है, पाकिस्तान इज नॉट सिग्नेटरी टू 1951 कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज एंड 1967 प्रोटोकॉल भी रेफ्यूजीज पे है। सो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई हमने वो कंसर्न नहीं दिया है कि रेफ्यूजीज को हम लुक आफ्टर करेंगे, लेकिन जो हम ये कर रहे हैं आउट ऑफ अवर इस्लामिक ब्रदरहुड, और जो ट्रेडिशन से या जो अंसार और जो महाजिरीन वाला कंसेप्ट था, उसको फॉलो करते हुए हमने अफगान ब्रदर्स को वेलकम किया पाकिस्तान में। आप समझते हैं कि इस एक एलिमेंट के बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी पिछले कुछ अरसे में एक दफ़ा फिर से बढ़ गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा कि ये हमारी जो मेहमान नवाजी अब उसका नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठाना शुरू हो गए। इसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान को फिर जो बॉर्डर फेंसिंग है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर दहशतगर्द ना आ सके? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें कि अनफॉर्चुनेटली कुछ पीछे पास्ट में से इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं जहां पे ये फेंस को उन्होंने काटने की कोशिश की, उसको डैमेज भी किया गया है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान की इकॉनमी आपको पता है जिस हालत में है, तो उसमें बड़ा पैसा लगता है, तो कोशिश यकीन की गई। पाकिस्तान ने वैसे एडिशनल पोस्टें बनाई हैं। देखें 2611 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, सो इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल कि सारे को आप एक एक किलोमीटर को भी कवर कर सकें। बट डिस्पाइट ऑल दिस जो लिमिटेशंस है पाकिस्तान की, बिल्कुल कोशिश यही है, क्योंकि देखें जिस तरीके से अटैक वहां से एमिनेट कर रहे हैं अफगानिस्तान से, और डैमेज पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान का माली नुकसान भी है, जानी नुकसान भी हो रहा है, और सारा कुछ तालिबान के उनके सामने ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिफाई तज्जिया का ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान की वजारत तिजारत ने जो 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगाई है, उसके पीछे स्मगलिंग की एक बड़ी पूरी कहानी है, जिससे पाकिस्तान को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है।
सिर्फ यही नहीं, वजारत तिजारत ने पहली बार अफगान ट्रांजिट ट्रेड के पर 10% डेवलपमेंट ड्यूटी भी आयद कर दी है। ये फैसला फौरी नाफिज किया गया है, लेकिन 212 इकसाम की अशिया जो इस वक्त कराची पोर्ट पर मौजूद हैं, ये पहुंच चुकी हैं, उन्हें अफगानिस्तान ले जाने की इजाज़त होगी, लेकिन जो जहाज़ अभी तक बंदरगाह पर नहीं पहुंचे उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। लैंडलॉक मुल्क होने की वजह से पहली बार 1965 में पाकिस्तान के साथ 7 साल तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदा तय पाया, जबकि 2011 में इस मुआहदे में तजदीद की गई। नए मुआहदे के तहत अफगानिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों के अलावा वाघा बॉर्डर के जरिए भारत के साथ भी तिजारत की इजाज़त दी गई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के जरिए अफगानिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों से बिना किसी ड्यूटी गैर मुल्की दरामदात की जो सहूलत दी गई, वो साल साल से पाकिस्तान की जो मैशत है उसके लिए एक जहर कातिल की सूरत इख्तियार कर चुकी है। दर हकीकत ये ट्रांजिट ट्रेड या तिजारती रास्ता उस गैर कानूनी रास्ते की तरफ चल निकला जिसके ज़रिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग माफिया ने कई चोर दरवाजे बनाकर FBR को घुमाए रखा। ये लोग इसी ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए न सिर्फ डॉलर स्मगल करते बल्कि अरबों डॉलर की लग्जरी आइटम्स अफगानिस्तान के नाम पर दरामद करते, लेकिन फिर उन्हें या तो अफगानिस्तान जाने ही नहीं दिया जाता या फिर अफगान बॉर्डर पर महज एंट्री डालकर स्मगलिंग के पाकिस्तान की मंडियों में पहुंचा दिया जाता, अपना डॉलर जो है बाहर भेज देते। FBR के आज़ादोशुमार के मुताबिक माली साल 2021-22 के दौरान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए अफगानिस्तान ने 4 अरब 1 करोड़ 60 लाख अमरीकी डॉलर्स की मसनूआत दरामद की थी, लेकिन सिर्फ एक ही साल के बाद यानी साल 2022-23 में उसी ट्रांजिट ट्रेड के जरिए दरामदात 6 अरब 71 करोड़ डॉलर्स तक जा पहुंची। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान की दरामदी ज़रूरियात 1.5 से 2 अरब डॉलर सालाना है। तो फिर सवाल ये है कि इजाफी साजो सामान जा कहाँ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांजिट ट्रेड के जरिए जो एयर कंडीशंस और TV सेट्स दरामद किए गए वो स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तानी मार्केट्स तक पहुँचाए गए। अगर यही सामान आम तिजारत के ज़रिए पाकिस्तान पहुंचाया जाता तो इस पर सिर्फ गुज़श्ता माली साल के दौरान 185 अरब रुपए के टैक्सेस की अदायगी होती। इसके अलावा हर साल अफ़गानिस्तान में हज़ारों की तादाद में जो टायर्स दरामद करता है, उतनी गाड़ियाँ तो अफ़गानिस्तान में मौजूद ही नहीं हैं। हर कोई जानता है कि अफ़गान सब्ज़ कहवे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान काली पत्ती दरामद करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। जी हाँ, यही वो सवालात हैं जिनके जवाब में FBR इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हमें अब पाकिस्तानी मईशत को बचाना है तो इस अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के तहत जो लग्जरी आइटम्स हैं अब इनके इम्पोर्ट को रोकना होगा। इसी पर मैं बात करूँगी, मुझे माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब आके पता चला हमें कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड का गलत इस्तेमाल हो रहा है या पता था हम लोगों को, एक्शन पाकिस्तानी हुकाम ने FBR ने देर से एक्शन लिया, अब इसका कितना फ़ायदा होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉलर 230-31 तक पहुंचा था, 331 तक पहुंचा था, इसकी वजह यही थी अफगान ट्रांजिट ट्रेड। वो लोग बाहर से चीज़ें दरामद करते थे, पाकिस्तान को बेचते थे, हम अपना डॉलर उनको दे देते थे, उनकी जो थी वो इंपोर्ट्स जो थी उनकी कम हो जाती थी, हमारी बढ़ जाती थी। तो शाजिया, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जायजा जो है ना वो सामने रखा कि एक तो इतना बढ़ा हुआ लेवल इस साल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड की गुड्स का, यानी कि 6.7 बिलियन डॉलर्स, ये इसलिए हुआ कि हमने इंपोर्ट पे कर्ब्स लगाए अपने जो हमारी इंटरबैंक मार्केट थी। सो ये सारा जो शिफ्ट कर गया 2-2.5-3 अरब डॉलर वो आउटसाइड मार्केट में गया और वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू आना शुरू हुआ सामान पाकिस्तान में, जिसमें सिंथेटिक फाइबर है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, टायर ट्यूब्स हैं, टीज हैं। ये जब सारा वहां पे गया तो एक थर्ड मार्केट जिसको इलीगल इलिसिट मार्केट कहें वो डॉलर्स की क्रिएट हुई, जिससे इसकी पेमेंट हुई। अब अफगान ट्रांजिट ट्रेड हमें हर्ट इस तरह भी कि आप ना कोई कस्टम्स ड्यूटी देते हैं इस पे, ना ही आप कोई इस पे जो इनकम टैक्स है वो देते हैं ऑन द सेल। और लेट से कि एक इस्त्री वहां से आती है तो जो इस्त्री पाकिस्तान में बनाने वाले की सनत है वो कितनी हर्ट होती है। सो ये मतलब यहाँ के लोगों की मिली भगत से हो रहा था ना, किसी भी अफगानी के नाम पर कर यहाँ के लोग रहे थे, लेकिन किसी भी अफगानी का नाम देते उनके नाम पर आप चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर आप अपनी मईशत को धोखा दे रहे हैं, नाम आप अफगानियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात तो दुरुस्त है ना, जितना भी लोग हैं उसमें हमारा जो ट्रेड का सेक्टर है और हमारे जो
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया कि आज से चंद साल पहले तक हम कहते रहे इस बात को कि ये नहीं होना चाहिए, और इसमें एक बहुत बड़ा एक ट्रैकिंग सिस्टम फिर लगा लिया गया। अब आप शाजिया यहाँ भी यकीन नहीं करेंगी कि वो जो जिसको ट्रैक एंड ट्रेस कहते हैं ना, उस ट्रैकिंग सिस्टम को भी टेम्पर किया जाता था जो कंटेनर्स, जो ट्रक्स आते थे, और इससे बहुत मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया। और जब हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान एज अ बिग इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये जो आप सारी मार्केट्स में माल देखते हैं, लार्ज पार्ट वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड से आ रहा है, इसको बंद करेंगे तो मेरा ख्याल है 15-20% जो माल है वो आना कम हो जाएगा। फिर ये फेक बिल्स ऑफ लेडिंग यूज होते थे, ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स नहीं थे, ये सारा क्रिएट कर रहा था एक इनफॉर्मल इलीगल ब्लैक मार्केट को। डॉलर भी यहीं से परचेज मतलब कि अफगानिस्तान की जो इंपोर्ट है इस वक्त $8 बिलियन है, एक्सपोर्ट $2 बिलियन है, जो 6-6.5 बिलियन डॉलर का फर्क है, इसका मतलब हमारा ही डॉलर बाहर जा रहा है। देखिए उनके पास तो कोई और जरिया नहीं है कि अपनी जो भी थोड़ी बहुत रेमिटेंस और थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट है, उनका जो गैप है ट्रेड का भी और ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, वो पाकिस्तान से ही फुलफिल हो रहा है। इसलिए अपनी इंपोर्ट में उसकी इंपोर्ट को शामिल कर सकते हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट, बट अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ उनके बाशिंदों को वापस भेजें, बट अक्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग को भी कम करें। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लोग कहते हैं ना कि ये क्यों लिए जा रहे हैं, ये इसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। आप पॉलिसी तो अपनी ठीक करेंगे ही करेंगे, यानी कि आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड में अंडर जो आपका SRO 1397 है, ये सारे गुड्स जो मैंने जिक्र किया है, सिंथेटिक फाइबर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, टी, टायर, ट्यूब, ये सबको आपने बैन कर दिया है। इट इज जैसे आप कहेंगे ना, ये एक बेंचमार्क आपने क्रिएट कर दिया, ये बहुत ही अच्छा कदम है, इससे तो ये ट्रेड हो ही नहीं सकती। फिर SRO 1380 के तहत आपने एक 10% प्रोसेसिंग फी लगाई है, बिकॉज हम और कुछ लगा नहीं सकते, बिकॉज वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। सो ये एक तीसरी चीज भी हुई है शाजिया, वो हमने ये कहा है कि आप हमें एक बैंक गारंटी दें कि ये ट्रेड होगी और ये वहां पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा सामान तो हम इसको इनकैश कर लेंगे। Shazia, these are serious measures. I think they will have an effect. Let's hope कि हम इसको कैरी थ्रू करें ताकि ये जो इनफॉर्मेलिटी ऑफ इकोनॉमी है, आप समझते हैं कि रुपए की कदर बढ़ेगी, डॉलर मजीद गिरेगा। अगर इसी तरह ये प्रोसेस जारी रहा तो फिर तो डॉलर और नीचे जाना चाहिए। देखिए शायद डॉलर पे मैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट करूंगा। एक तो थी थर्ड मार्केट हमने एलिमिनेट की, जिसको आप इलीगल मार्केट कहेंगे, जो चल रही थी। एक हमने ओपन मार्केट को रेगुलेट करना शुरू किया है, जो बी कैटेगरी की यानी कि वीकर कंपनीज थी उनको उड़ा देंगे। 50 करोड़ हमने कहा है कि अब आप कैपिटल लाएंगे तो कंपनी खुलेगी, कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं। पर एक तीसरी चीज भी जरूरी है, जो इंटर बैंक है ना हमारी, उसकी लिक्विडिटी वो कहां से आनी है। शाजी ये भी याद रखिए कि अब भी हमने 1 से 2 अरब डॉलर वापस देना है, जो कंपनीज पाकिस्तान में अपने डिविडेंड वापस ले जाना चाहती हैं। मेरे ख्याल है $270 मिलियन अभी एयरलाइंस का जाना है, एक बैकलॉग है जो हमने देना है। सो इंटर बैंक में लिक्विडिटी को इंप्रूव करना जरूरी है। वो कहां से आएगी? 9-10 अरब डॉलर आपके जनीवा के प्रेजेंस हैं, कमर्शियल लोन्स हैं, वर्ल्ड बैंक ADB के लोन्स हैं, ये सारे काम करने हैं। फिर हमें अपनी रेमिटेंस, मुझे उम्मीद है इस महीने बेहतर होगी जब सितंबर का डेटा आएगा, बिकॉज गैप बहुत कम रह गया था सितंबर में, अब तो एलिमिनेट ही हो गया है ओपन मार्केट। मुझे एक बात बताएं, और जो हमारी इंटर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत रही है, फिर 2018 में PTI की हुकूमत आई, फिर ये 16 महीनों की PDM इत्तेहाद आया। इन हुकूमतों ने ये सारे स्टेप्स क्यों नहीं ली? तो सियासी हुकूमतों का काम होता है, ये लोग इदारों को बताएं, जो मईशत की आपकी पूरी टीम होती है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, सब इन चीज़ों को क्यों इग्नोर करते रहे? एक तो सारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में मैंने हमेशा ये बात कही है शाजिया, पाकिस्तान ना एक कॉम्पिटेंस क्राइसिस में है। ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछें, अगर हम थोड़ा सा भी अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाते हैं, जैसे अभी बढ़ी हुई हमने दिखाई, इस्टेब्लिशमेंट ने एक एक्ट किया, एक हमने इन SROs को निकाला, तो आपने देखा कि एक अच्छा रिएक्शन आ रहा है, चीजें सेटल हो रही हैं, फॉरेक्स मार्केट सेटल हो रही है। पाकिस्तान की जब भी कॉम्पिटेंस हमने दिखाई है, हमने डिलीवर किया है, चाहे वो जब हमने डीरेगुलेट किया टेलीकॉम सेक्टर को, या कोई काम भी जो अच्छा हमने किया, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया।
ये बहुत अरसे से बात हो रही थी, बट हमारी सारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज, इसमें सबसे बड़ा रोल तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का है, इंडस्ट्रीज का है, ये सारा काम उनके करने का है। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो एक कोऑर्डिनेटिंग और स्पीयर हेड कर ही रही होती है इन चीजों को। सो अब हमें एक चीज तो बराबर हो गई है ना कि कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग जब हम अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क को ठीक करने जाते हैं। एक और बात करें आप यहाँ पे, एक आपका रेगुलेटर है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। देखिए ये सारा काम तो रेगुलेटर के करने का, आपने क्यों इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाए, क्यों वहां पे प्रोफेशनल्स हायर किए। सो ये सारा जो सिस्टम है इसको ठीक करना है, इस इकोसिस्टम को ठीक करना है अगले 3 साल में, ताकि हम ये मसाइल 1 बाय 1 सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।